बर्फानी तूफान आया और इसकी जद में आए रूस के एक 50 साला स्कीयर की मौत हो गई है और इस दौरान एक मकामी गाइड जख्मी हो गया है। तूफान की जद में आए दीगर 6 गैर मुल्की स्कीयर्स को बचा लिया गया। गुलमर्ग के कंगदूरी के पास आर्मी रेंज के मकाम पर बर्फानी तूफान आने की खबर मिलते ही टूरिज्म की पेट्रोलिंग टीम, पुलिस रेस्क्यू टीम और मकामी गाइड्स ने जाए हादसे पर पहुंचकर गैर मुल्की स्कीयर्स को बचाने की कोशिश की। ताहम हादसे में एक गैर मुल्की स्कीयर की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक निजी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए लाश को गुलमर्ग पहुंचाया गया। एक गैर मुल्की स्कीयर को 45 मिनट की मशक्कत के बाद मुआवजाती तौर पर जिंदा बचाया गया। ये बर्फानी तूफान ऐसे वक्त में आया जब गुलमर्ग में खेलो इंडिया के मुकाबले हो रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने कहा कि इस बर्फानी तूफान से खेलो इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विंटर गेम्स ऐसे तरीके से जारी है, सारे खिलाड़ी महफूज है और अपने अपने क़याम गाहों में मौजूद है। उन्होंने उनको निकाल कर 1, 2, 4, 5 लोग को जिंदा निकाला है तो एक को वो बचा नहीं पाए। एक का कंफर्म डेड हुआ है। हाँ, तो फंसे हुए हैं कुछ अभी वहाँ पे मैंने बोला वो 6-7 लोगों का ग्रुप था, बाकी लोगों को जिंदा निकाला। एक को डेड बॉडी रेस्क्यू हुआ। साल जो डायरेक्ट टूरिज्म ने ऑर्डर एक निकाला कि कोई भी स्केयर विदाउट टिकट गंडोला नहीं जाके इस समय पहले जाते थे, तो आज लोकल स्केयर टिकट एफोर्ड नहीं कर सकते। That's why foreigner is going उन्होंने रेस्क्यू किया है ये स्कीयर्स को। सिक्की पेट्रोल टीम, रेस्क्यू टीम और जे.एन.के पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला सारे लगे हुए थे। वेल ऑल दैट वाज हैपनिंग। आप हमारे साथ जुड़े थे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पे जो हमारे फिक्सचर्स थे, नॉर्मल फिक्सचर्स चल रहे थे, आप बच्चों को देख रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे और आप पे भी जिम्मेदारी जो आयद थी, आपने उसी वक्त उसको लाइव करके ये दिखा दिया कि खेलो इंडिया के सारे एथलीट सेफ है। और अभी भी मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगी, सारे पेरेंट्स को, और विशेज आर पोरिंग इन फॉर द सेफ्टी ऑफ our athletes. They are all safe. They are safely right now present in their respective hotels. और आज के जितने भी हमारे कंगदूरी में जहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं वो सारे हमने इवेंट्स पूरे कर लिए हैं और ये जो एवलांच है ये काफ़ी दूर है। गुलमर्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन में टूरिज्म की पेट्रोलिंग रेस्क्यू टीम, पुलिस रेस्क्यू टीम कार्रवाई करती है। वहीं मकामी गाइड्स का इसमें भी अहम रोल होता है और वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। ये मकामी हीरोज की मजबूती और बहादुरी का सबूत पेश करते हैं। देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। डेड बॉडी जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए से वहां से निकाली गई है। वो हॉस्पिटल गुलमर्ग में जो पीएचसी है वो लाई गई है और इस दौरान जो रेस्क्यू टीमें हैं और ये हमारे साथ थे और ये भी जिन्होंने रेस्क्यू किया है। आप बताएं कैसे, कितने मिनट के बाद वो रेस्क्यू हुआ है और कितनी देर में उनको बाहर निकाला गया है? ये रेस्क्यू में कम से कम आधे घंटे में ये सब रेस्क्यू क्लियर हो गया है और कश्मीर हेली सिक्की का भी हम बहुत शुक्रगुजार है। विदिन 3 मिनट्स हेलीकॉप्टर पहुंच गया डेड बॉडी लेने के लिए। अच्छा, लोग हैं जिन्होंने उस वक्त बर वक्त कोशिश की, वहां गए और उन्होंने बचाया है। जी बताएं क्या, कैसे हुआ और कितने बजे ये वाक़ा हुआ है और आपको कैसे इत्तला मिली है फिर आप गए बचाने के लिए? जी, एक्चुअली हमें 12:45 पे इंफॉर्मेशन मिली कि हम एक एवलांच आया है अफरवट के टॉप पे बैक कंट्री में। तो हम सडनली हम भी स्कीइंग कर रहे थे वहाँ पे, तो जैसे ये ग्रुप आगे चला गया है एवलांच के अंदर, तो हम ऊपर से आ रहे थे, तो लेकिन हमने बहुत ट्राई किया वहाँ पे उनको हम बचा लें, लेकिन हम उनमें से एक को अच्छे से बचा लिया लेकिन एक को नहीं बचा पाए। रामबन जिले के NH 44 के सीरी इलाके में बारिश के बाद मिट्टी के तोदे के नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई। एक शख्स मलबे के नीचे दबकर मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश को सिविल QRT और रामबन पुलिस की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले देशपाल के तौर पर की गई है, जो हाईवे प्रोजेक्ट पर CPPL कंपनी में मजदूर के तौर पर काम करता था। पुलिस थाना रामबन ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरा भाई है देशपाल। क्या हुआ डिटेल में? डिटेल में ऊपर से उतर रहा था तो ढांग गिर गई। जिला मुजफ्फरनगर UP। कुछ नहीं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज सुबह के वक्त में सेरी के मकाम पर एक स्लाइड की जद में आने से यूपी से ताल्लुक़ रखने वाला एक देशपाल नामी शख्स जो है उस मलबे में दब गया, जिसके बाद मकामी QRT और पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने उस शख्स को उस मलबे से निकाला और उसके बाद जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद कवानीन लवाज़िम पूरा करने के बाद उस डेड बॉडी को उनके वारिसिन के हवाले किया गया और मुजफ्फरनगर UP भेजा गया ताकि उनकी आखिरी रसूमात पूरी की जा सके।
जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। सियासी हलकों में ये बात जोरों पर है कि साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग बीजेपी की हिमायत के साथ शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यह पार्लिमानी सीट जीती थी। कहा जा रहा है कि बेग अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। बीजेपी उनकी हिमायत करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके वो पहाड़ी बोलने वाले लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें। पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि ये कम्युनिटी मुजफ्फर बेग की हिमायत में वोट देगी। बेग ने हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में शिरकत की थी और मोदी की तारीफ की थी। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने बारामुल्ला लोकसभा सीट से मुजफ्फर हुसैन बेग की हिमायत करने के बारे में अपनी पार्टी के मजबूत इशारे दिए हैं। गुप्ता ने दावा किया कि बेग एक सीनियर तजुर्बेकार और बड़े लीडर है, उनका बारामुल्ला से सीट जीतने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर उनका खैर मकदम करेगा और इंतखाबात में उनकी मुकम्मल हिमायत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो रैली हुई, मेगा रैली हुई, उसमें अट्रैक्शन का केंद्र एक जो है वो मुजफ्फर बेग साहब भी रहे। और उससे पहले पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं एलजी साहब का धन्यवाद करने गए थे, उनका एक बड़ा रोल रहा। वहाँ भी मुजफ्फर हुसैन बेग आए और वहाँ पर भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की काम की तारीफ़ की। और रैली के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि राजनीति में हमें इंडिविजुअल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, देश और समाज के लिए सोचना चाहिए। देश के हित में जो है मैं वही फैसला करूंगा, क्योंकि आज देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ज़रूरत है। इसलिए उनके इस बड़े बयान का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो पहाड़ी कबीले के एक बड़े कदावर नेता भी हैं और उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, मुफ्ती साहब के राइट हैंड भी रहे हैं। और उनका आज ये स्टेटमेंट आना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली में आकर बैठना अपने आप में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासकर कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। मैं मान के चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कह रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं, तो उसमें बारामूला की सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं अगर बारामूला से चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहादी जमातों के साथ सीट शेयरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वानी ने इशारा दिया कि अगर एनसी और पीडीपी के साथ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद नहीं होते तो पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों और लद्दाख की एक सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इससे पहले उन्होंने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली वज़े करने के लिए पार्टी की मुहिम कमेटी की मीटिंग की सदारत की। कांग्रेस कैंपेन कमेटी की आज मीटिंग हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है और क्या कुछ सोचती है पार्टी आगे लोकसभा के चुनाव के बारे में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की आज ख़ास स्ट्रैटेजी बनाई गई है चुनाव के हवाले से। देखिए, लोकसभा के चुनाव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कांग्रेस एग्रेसिवली ये इलेक्शन लड़ेगी और जो बीजेपी के फेलियर्स हैं वो लोगों तक पहुंचाएगी। लोगों को बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो 10 साल रही 2 टर्म में, और 10 साल में उन्होंने किया कुछ नहीं, अलबत्ता जम्मू कश्मीर स्टेट का ज़्यादातर उन्होंने बिगाड़ ही दिया सिस्टम। सबसे पहले हमारी स्टेट उजाड़ दी इन्होंने, स्पेशल स्टेटस छीना, दरबार मुँह ख़त्म किया, लोगों की ज़मीनें छीनी, लोगों के घरों के ऊपर, हर घर के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए, बिजली की बिलें बढ़ाई जबकि बिजली दस्तयाब ही नहीं है रूरल एरियाज़ में। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसानों की हालात बद से बदतर है। अभी आप देखिए किसान किस तरह से धरने पे और उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है। बहुत सारे नेगेटिविटी है इस सरकार के खिलाफ। हमारे कैंडिडेटों का ऐलान होगा, उससे पहले ही हम कैंपेन शुरू करेंगे
और हमें यकीन है कि जो हम सीटें लड़ेंगे वो हम जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, और जो हमारे अलायंस पार्टनर लड़ेंगे वो जीतेंगे। हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। अभी तक अलायंस पार्टनरों के साथ सीट शेयरिंग हुई नहीं, अलबत्ता यूपी में कल फाइनलाइज हुआ है अखिलेश जी के साथ। यहाँ भी जल्दी होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि 6 की 6 सीटें लद्दाख लेके इंडिया अलायंस जीते। तो ये थे वकार रसूल वानी, जिनका ये साफ कहना है कि अभी अलायंस पार्टनर्स के साथ सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर अलायंस नहीं होती है तो कांग्रेस 6 की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आला सतही टीम 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की टीमें पहले भी आई हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। देखिए, ऐसी चर्चाएं तो जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। ये खेल चल रहा है इलेक्शन कमीशन और सरकार के दरमियान। इलेक्शन कमीशन कहता है सरकार ने रीजेंटी देनी है, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन ने देनी है। चलिए आई टीम पहले भी आई, पिकनिक वगैरह मंगा के चले गए हैं, तो चलिए वो आ रहे हैं तो वो देखें ये काम है, तो बाकी कोई सरकार ने शांत तो नहीं करना है ना, ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। मुझे बताइए, पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो असेंबली के 10 साल पहले हुए थे, 10 साल से इनको चुनाव उसके बाद ये करवा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डेमोक्रेसी की जब बात करती है तो जम्मू कश्मीर में हमें अपना नुमाइंदा चुनने का हक नहीं है। तो चलिए वो इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, जब से जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, सड़कों पर हैं, वो आ रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले और भी बहुत सारे हैं, इसके ऊपर भी शायद सरकार को बात करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी। इलेक्शन तो मसला है ही है, जो और बड़े बड़े मसले हैं उसके ऊपर शायद सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो चलिए ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है, वो आए, देखें क्या करें। बाकी एज पोलिटिकल पार्टी, एज पोलिटिकल वर्कर हम हर एक स्थिति के लिए तैयार हैं। चुनाव जब भी होंगे उसके लिए पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि पोलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना। तो जो जम्मू कश्मीर का पिछले 4-5 सालों से नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उन मुद्दों को लेकर पीडीपी पहले भी लोगों के मुद्दे उठा रही थी, आज भी उठाएंगे। तो बाकी जब चुनाव होगा देखा जाएगा। आपको मतलब आप अभी भी डाउट कर रहे हैं? आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चर्चा, उनको सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि सितंबर से पहले करनी है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सरकार ने कभी मानी नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट एक कानून बनाता है, रात को जद्देश लाके उस कानून को ही बदल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे और आपके लिए, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो बाकी हाँ, एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अब देखें, क्योंकि मैं बहुत दफा कहता हूं, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। अब किसके साथ निभाते हैं, क्या करते हैं, अपने वादे पर क्या है, तो चलो जब आएगी टीम देखा जाए। बाकी एज वर्कर, एज पोलिटिकल पार्टी पीडीपी पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, आपकी सीट शेयरिंग का टॉक्स कहाँ चले? मैंने आपसे पहले भी जो लोकसभा, हाँ बिल्कुल ऐसे है। इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में इसका फैसला हो जाएगा। जल्दी जो फैसला होगा आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। की आशंका, 3 दिन लगातार बारिश का अलर्ट। हमीरपुर में भी तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिरे, आवागमन हुआ बाधित। सीवान के मैरवा में ज्वेलरी की दुकान से हुई भीषण चोरी, चोरों ने ज्वेलरी दुकान की दीवार काट कर की 10 लाख के जेवर की चोरी। कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी से 2 करोड़ से अधिक राशि गबन का मामला आया सामने। रेलवे अधिकारी अनीश सरकार पर रेल मंडल के एडीआरएम ने संज्ञान लेने की कही बात। गिरिडीह के बगोदर में पुलिस स्टेशन के पास 6 पशु तस्कर गिरफ्तार, 3 ट्रक से 100 से ज्यादा पशुओं को भी किया गया जब्त। बांका के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। गुमला के गाड़सारू गांव के पास अपराधियों ने पुराने विवाद में युवक की लाठी डंडे और पत्थर से कूचकर की हत्या, मृतक के बहन की शादी में जाने के दौरान किया हमला। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का गश्ती गाड़ी पर बैठने का वीडियो हुआ है वायरल, व्यक्ति की थाना अध्यक्ष किरण कुमारी के पति के रूप में हुई पहचान। शिवहर एसडीपीओ अनिल कुमार ने जनता दरबार का किया आयोजन, अनुमंडल कार्यालय शिवहर में एसडीपीओ कई लोगों की सुनी फरियाद।
बेतिया में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 12 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत, पिता का गंभीर हालत में बेतिया के जीएमसीएच में चल रहा है इलाज। नवादा के बेघा गांव में शीशम के पेड़ से लटकती हुई बरामद हुई युवक की लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के सिंगिया स्कूल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई, शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में व्यापारियों का विरोध, नगर निगम द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन, धूल उड़ने से कारोबार में आ रही दिक्कत, व्यापारियों ने दिन रात पानी का छिड़काव करने की मांग की। आगरा में लव जिहाद का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बाराबंकी पुलिस ने सुल्तानपुर और अमेठी के 3 तस्कर को किया अरेस्ट, 1.5 करोड़ की मार्फीन भी की बरामद। हाथरस में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप, पति और जेठ पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। मिर्जापुर में बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के हैं हादसे के शिकार लोग, मां विंध्यवासिनी मंदिर जाते वक्त हुआ हादसा। अम्बेडकर नगर में ट्रैक्टर से टकराई बाइक, 1 की मौत, 1 घायल, ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में यमुना में डूबने से 4 बच्चों की मौत, गोताखोरों ने 3 बच्चों के शव को निकाला बाहर, सोनिया विहार चौहान पट्टी इलाके की घटना। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने संदिग्ध ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया, पुलिस ने जताई आशंका, ड्राइवर सरकारी संपत्ति को पहुंचा सकते हैं नुकसान। ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। कश्मीर डिवीजन में प्रायोरिटी फर्स्ट के तहत तमाम सड़कों को साफ कर दिया गया और सेकंड और थर्ड के तहत 95% सड़कों को भी महकमे ने क्लियर कर दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल एंड अस्पताल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा की तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर कुछ लिंक सड़कें हैं जहां महकमे की तरफ से बर्फ साफ करने का काम मुसलसल जारी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की तरफ से बर्फानी तोदे की वार्निंग एडवाइजरी जारी होने की वजह से गुरेज में प्रायोरिटी सेकंड के तहत सड़कों को अभी तक ऑपरेशन के लिए जाना बाकी है। वादी में बाकी तमाम सड़कें क्लियर कर दी गई है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका मेन काम जो विंटर्स में रहता है स्नो क्लियरेंस का रहता है, मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस, जहाँ पे हम मेजर मशीनरी डिप्लॉय करते हैं ऑन रोड्स फॉर स्नो क्लियरेंस। तो आपको पता है पीछे थोड़ा सा एक बड़ा सा स्पेल आ गया आफ्टर लॉन्ग ड्राइंग स्पेल, तो हम पहले से तैयार थे इसके लिए। हमारे डिपार्टमेंट इनफैक्ट 15 नवंबर से रेडी रहता है इन चीज़ों के लिए। इस बार ड्राई स्पेल चला गया तो हमारे सारे जो ऑपरेटर्स थे एंथुजियास्टिक थे कि हम इस बार हमने कोई अपना एक्टिविटी नहीं दिखाया, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड उनको एक चांस मिला लोगों को खिदमत करने का। तो हमारे जो इसमें प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 रोड्स जो थे ड्यूरिंग स्नो जब पड़ भी रही थी और जो आफ्टर द स्नोफॉल भी कुछ रोड्स थे हमने इन टाइम सारे क्लियर किए। एज सच कोई क्लियर रोड क्लियर अनक्लियर नहीं रहा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं रही। हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे, मेजर रोड्स थे, हम इन टाइम हमने सारे क्लियर कर दिए विद स्नो क्लियरेंस मशीन। इसमें एक एरिया है जो हमारा गुरेज में पड़ता है जहाँ भी एवलांच की एडवाइजरी इशू की है गवर्नमेंट ने। तो एज सुन एज वो जो एडवाइजरी जो विड्रॉ हो जाएगी तो हम वहाँ अपने मशीनरी डिप्लॉय करेंगे। वो एक थोड़ा सा एरिया है, P2 एरिया है, मतलब प्रायोरिटी सेकंड रोड्स है वहाँ पे गुरेज में, वो भी थोड़ा हमारा पेंडिंग है। एज सुन एज एडवाइजरी विड्रॉ होती है हम अपने मशीनरी डिप्लॉय करेंगे उसकी। जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। इंतजामिया और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की मशीनों ने दौरान शब भी अपना काम अंजाम दिया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट कुलगाम और सब डिवीजन नूराबाद पहाड़ी इलाकों में बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। जिला इंतजामिया की टीमों ने दूरदराज इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। 2 दिन से बर्फबारी हुई यहाँ, तो उसी वक्त तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पे, डीसी की हिदायत पे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो PMDS हो या R&B है, मैंने और हमने P1 जितने भी प्रायोरिटी 1 रोड थे वो तमाम हमने क्लियर किए। और जो भी एसेंशियल सर्विसेज थे, जिस तरीके से आप इस वक्त भी देख रहे हो, इस वक्त भी हमारे साथ जो मैकेनिकल सब डिवीज़न के एम्प्लॉइज़ हमारे साथ है और उनकी मशीनरी हमारे साथ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है ज़िला कुलगाम का वो मुतारिक हो गया है। सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम जो है कल से ही शुरू हुआ। और अगर हम नाइट ऑपरेशंस की बात करें, दौरान शब भी जो ज़िला कुलगाम के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फ़ हटाई गई। और ये जो अभी सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है। हालांकि धूप निकल आई है ज़िला कुलगाम में भी और ऊपरी इलाकों में भी, पहाड़ी
पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम जो है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त SDM नूराबाद बशीरुल हसन और उनकी टीम भी मौजूद हैं, जो अभी ये बर्फ़ क्लियरेंस जो है, ये स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन जो है उसको मॉनिटर कर रही है पूरी टीम। और जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस इलाके में हुई है। रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दमाल हाजीपुरा, कुलगाम। महकमे जंगली हयात और पुलिस ने बुनियार के तरकांजन इलाके में एक जंगली बकरी गुराल को बचाया है। ये बकरी तिरकांजन गांव में खुराक की तलाश में घूमती हुई पाई गई थी और इसके बाद गांव वालों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को इतला दी। इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम बारामुल्ला अब्दुल क़य्यूम खान ने बताया कि बुनियार के इलाके में लंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद बड़ी तादाद में जंगली बकरी है जो मारखोर और दीगर जंगली जानवरों के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि वो बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होने की वजह से खुराक की तलाश में इस इलाके में आए हैं। उन्होंने कहा कि जानवर को पहलगाम के रेस्क्यू सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। शदीद बर्फबारी की वजह से महकमे के लिए जानवर को इसकी असल जगह पर छोड़ना नामुमकिन था। कश्मीर में मेवा सनत को फ़रोग देने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। इनमें कोल्ड स्टोर जैसी सहूलियात काबिल ज़िक्र है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा के कोल्ड स्टोर से सेब निकालने का काम उरूज पर है। हर साल मेवा काश्तकार अक्टूबर से सेब को स्टोर करते हैं। फरवरी से निकालने का काम शुरू करके सेब को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में रवाना किया जाता है। काश्तकारों का कहना है कि कोल्ड स्टोर से सेब का मार्केट बेहतर हुआ है। मार्केट और पैदावार के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। वादी में लगभग 20 लाख मैट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। इसमें 40% ए ग्रेड होता है। हाई डेंसिटी से 80% ए ग्रेड हासिल होता है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर का कहना है कि अभी तक सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में दस्तियाब है। पैदावार के हिसाब से मजीद कोल्ड स्टोर दरकार है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में 30 के करीब कोल्ड स्टोर है। मजीद 12 पर काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा क्वालिटी माल हो उसकी रेट अच्छी हो जाए और अच्छी मिल जाए, अच्छे मार्केट में मिल जाए और अच्छी रेट पे मिल जाए। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी वाला ही माल भरे और हम ग्रेड भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो जिस हिसाब से ग्रेडिंग होती है उस हिसाब से माल भी मार्केट में जाता है और रेट भी वैसी लगती है। अगर हमें क्वालिटी माल की देखें तो हमेशा रेट अच्छी ही मिलती है। बस ये इंडस्ट्री तिकाज इंडस्ट्री यम सात बनाओ समझो इंडस्ट्री तेल करो तमे हिसाब यम बाग ति खड़ा, तमे हिसाब करो पे तमे हिसाब त्रो माल पत मार्केटस मज तिया वाबस्त अत इंडस्ट्री से। यहाँ पे मौजून कंडीशंस है सी स्टोरेज के लिए, जैसे लैंड अवेलेबिलिटी है, रोड्स है, पानी है, बिजली है। तो जो कोई भी फैसिलिटी चाहिए सी स्टोरेज प्रोड्यूस करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। तो आप खुद देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट जो सी स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है। तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन है इस टाइम एप्पल का 8 लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट सी स्टोरेज की है, अगर हम पूरे का पूरा ए ग्रेड सी स्टोर में रखें। मगर हमारी अभी उतनी क्रिएशन नहीं है, अभी हमने उतनी फैसिलिटी क्रिएट नहीं की है। आल्दो बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दिन ब दिन आते हैं और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है एग्जामिन करके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और उम्मीद है कि वो सब प्रोजेक्ट्स क्लियर हो। डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर लोगों ने बिजली फीस में इजाफे पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज खान साहब बडगाम के वतर रेड इलाके के लोगों ने किया। एहतजाजियों का कहना है कि बिजली फीस में लगातार इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। उनका कहना है कि इलाके में बिजली की सप्लाई मुस्तकिल नहीं है। बिजली की कमी के बावजूद बिजली फीस में इजाफा नाइंसाफी है। हमारा ये है कि जो बिजली फीस में 5 महीने से कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है, हमारे गरीबों पे ऑर्डर थोपे जा रहे हैं, गरीबों पे नाइंसाफी और जुल्म किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम पीसफुली आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना करने हैं। ये प्रदर्शन आए हैं कि डीसी ऑफिस, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हमारे जो पीडीडी ऑफिसर्स है, उनके ज़िम्मन में हम ये बात पहुंचा सके कि गरीब लोग ये फीस नहीं पे कर सकते हैं। जो आपने बिजली फीस में इतना इजाफा किया, 5 महीनों से कंटिन्यूसली बिजली फीस में इजाफा हो रहा है, ये गरीबों के हित में नहीं है। गरीब लोग इसको नहीं भर सकते हैं। जो फार्मन के एरियाज में उनको 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती है 24 घंटे में, कहाँ से वो बिजली फीस पे कर सकते? 5 मिनटन 10 मिनट पावर बे पावर
कश 15 मिनट ब्रोह त्रावान टोटलस मुझे करान फोन ये क्या तम दपान तुम करो अस बड़गाम पे फोन ग्रिडो पे हर कुन करो सा बंद लोड सो मुतालबा पावर थन दोन गंटन यह थन सा बराबर बे कर फीस कम। मैं एक एटीएम सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ठीक है सर, मैं एक एटीएम सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरी सैलरी है 6,000 7,000। आप बोलिए 6,000 7,000 में अब मैं 2,000 कैसे बिल भरूंगा? फिर मैं अपने बच्चों और बीवी को क्या खिलाऊंगा? मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा? अगर 3 दिन में हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो जो हम करेंगे उसका जिम्मेदार पीडीपी डिपार्टमेंट होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। महकमा बिजली ने पामपुर में इन लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं जिन्होंने बिजली फीस अदा नहीं किया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि जिन लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्होंने कई सालों से बिजली फीस जमा नहीं की। उन्होंने लोगों से बिजली फीस अदा करने की अपील की। जो ये उनके पास जो वॉच बिल अदा बन रहा है वो भर दीजिए। जितना उनको फी आ रहा है, जितना बिल जितनी आ रही है उनको वो पे करे। फर्स्ट इंस्टेंस वो बिल पे करे। वो उसी तरह से ये बिल भी भरना चाहिए। जिस तरह मोबाइल बिल के लिए हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमको चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके लिए भी इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमने इस पामपुर सेक्टर में हमने मान लो द्रंगबल के हमने आज तक हम तो 100% बिल इशू करते हैं यहाँ से, लेकिन जब हम वहाँ से बिल रिकवरी, बिल एफिशिएंसी, बिल कलेक्शन में देखेंगे 100% से हमें 33% ही वापस आ रहे हैं। लोगों के पास भी 2 करोड़ रुपया यहाँ हमारे एरिया में पामपुर टाउन में 1 करोड़ से भी ज्यादा उनका बकाया होगा।